हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की एप्लीकेशन जो है वो भी आप जैसे डाउनलोड करें। आने वाले नो सेट के लिए बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो टेस्ट पेपर सीरीज जो है वो उस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक होगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज से अपन डिस्कस करेंगे नो सेट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार पूछे गए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अपन वन बाय वन एक ही क्वेश्चंस के बारे में जो एनक्लेक्स बेसिस भी हैं। आज के क्वेश्चन सेशन में बात करते हैं अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज सीन एट द लोकल मेंटल हेल्थ क्लिनिक। A common characteristic of person with passive aggressive personality disorder is, यानी एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक है लोकल, उसके अंदर एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज किया गया एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लिए। एग्रेसिव पर्सनैलिटी अगर उसकी है तो कौन सा करेक्टरिस्टिक उसका इन चारों में से अपने को देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखिए, सुपीरियर इंटेलिजेंस। देखिए, जो अग्रेसिव पर्सनैलिटी बिहेवियर वाले क्लाइंट जो होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस है या आईक्यू लेवल जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा मिले, बट वो गलत डायरेक्शन में मिलता है, जिसको अपन एक सुपीरियर इंटेलिजेंस तो नहीं कह सकते। ऑप्शन बी है अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी। अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी यानी द्वेष की भावना, दुर्व्यवहार जो है, एग्रेसिवनेस जो है, किसी को कुछ भी बोल देना है या भद्दा जो बोल देना है, ऐसी चीज़ें उनके अंदर देखने को अपने को जरूर मिलती है। तो पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी बिहेवियर वाला जो बंदा होगा उसके अंदर अपने को अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी। बल्कि वो क्लाइंट जो है वो दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी भी नहीं होती खुद की फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करने की। तो अंडरलाइंग हॉस्टिलिटी जो है उसके अंदर अपने को जनरली देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर एंड डायग्नोज्ड विद एंटी सोशल एक्टिविटी डिसऑर्डर। ए की पार्ट ऑफ द केयर ऑफ सच क्लाइंट इज, यानी एक क्लाइंट है, फिर से वही सेम अग्रेसिव बिहेवियर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, यानी सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशंस है उनके खिलाफ या नॉर्मली जो भी पेशेंट रहता है, क्लाइंट कोई भी रहता है उसके अगेंस्ट वो है बिहेव कर रहा है, ऐसी वाली अगर एंटी सोशल पर्सनैलिटी है तो कौन सी टाइप का पार्ट केयर जो है अपने उसको प्रिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट वन है सेटिंग रियलिस्टिक लिमिट, एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्सप्रेस रिमोर्स फॉर बिहेवियर। थर्ड वन है मिनिमाइजिंग इंटरेक्शन विद अदर क्लाइंट, एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्ट आउट फीलिंग ऑफ रेस। यानी एक तो ये चीज़ है कि एंटी सोशल बिहेवियर वाला क्लाइंट होता है उसको कभी भी अपने को किसी भी चीज़ के लिए एनकरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑप्शन बी और डी तो ऑटोमेटिकली कट होते हैं। सोशल इंटरेक्शन भी उसका कम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन है सबके साथ रख देना है, बल्कि उसकी लिमिट्स जो हैं वो अपने को सेट करके रख देनी है। एक फिक्स गोल के बाद वो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकता, ये करना है, ये नहीं करना है। कुछ लिमिट्स जो हैं उनकी रियलिस्टिक जो लिमिट्स हैं वो अपने को क्या कर देनी है? सेट कर देनी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेटिंग द रियलिस्टिक लिमिट। यानी जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला क्लाइंट है उसको क्या कर देना है? अपने को उसकी लिमिट्स जो है वो फिक्स कर देनी है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज रेडी टू बिगिन एन एग्जाम ऑन ए 9-month-old infant. The client is sitting in his mother lap. Which should the nurse do first? यानी एक 9 मंथ का बेबी है, उसका एग्जामिनेशन एक नर्स को करना है। वो बच्चा जो एक मदर की लेप, मदर की गोद के अंदर लेटा हुआ है, तो सबसे पहले नर्स जो है वो क्या करेगी? चेक द बेबीज की रिफ्लेक्स, लिसन द हार्ट एंड लंग साउंड। ऑप्शन सी है पाल्पेट द एब्डोमेन। ऑप्शन डी है चेक द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जब भी नर्स चेक करेगी तो सबसे पहले नर्स को क्या चेक करना है? लंग साउंड चेक करना है और हार्ट रेट चेक करनी है। हार्ट रेट और लंग साउंड रेट चेक करने के पीछे रीजन कि अपने को सबसे पहले हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी जो है वो देख लेनी है, हार्ट एंड लंग। अगर बेबिन्स की रिफ्लेक्स चेक करता है या मदर नर्स जो है एब्डोमेन को पाल्पेट करती है बच्चे को, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को चेक कर सकती है, तो हो सकता है कि बच्चा क्या करे? क्राई करे। क्राई करने से उसकी
नीड जो है बढ़ेंगी। नीड किस किस चीज़ की बढ़ सकती है? ऑक्सीजन की नीड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो अगर पहले से नर्स ने ये चेक कर लिया कि उसका हार्ट और लंग्स दोनों चीज़ें जो हैं प्रॉपर काम कर रही हैं, दोनों चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं, तो अपन आगे फर्दर प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर इन दोनों में ही अबनॉर्मलिटी है तो अपन फर्दर काम जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए नर्स को सबसे पहले क्या चेक करना है? लंग्स और हार्ट साउंड जो है चेक करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु हैज बीन रिसीविंग यूरोकाइनेज हैज ए लार्ज ब्लडी बाउल मूवमेंट, विच एक्शन वुड बी द बेस्ट फॉर द नर्स टू टेक इमीडिएटली। यानी एक क्लाइंट है जिसको यूरोकाइनेज ड्रग चल रही है। अब बात करते हैं यूरोकाइनेज की। यूरोकाइनेज जो होती है वो एक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है। थ्रोम्बोलाइटिक यानी कोई भी थ्रोम्बस बन गया है उसको ब्रेक डाउन करने के काम आती है। और इसका रिस्क फैक्टर होता है कि अगर टॉक्सिसिटी होगी तो क्या कॉज कर सकती है? ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। वही हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है बाउल मूवमेंट के अंदर। तो अब नर्स सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर विटामिन के। विटामिन के जो होता है ब्लीडिंग को रोकता है, बट यूरोकाइनेज का कोई एंटीडोट नहीं है। विटामिन के जनरली वारफेरिन की जब भी टॉक्सिसिटी हो जाए तब अपन क्लाइंट को देते हैं। इसके अलावा सेकंड वन ऑप्शन स्टॉप द यूरोकाइनेज, सही आंसर है कि यूरोकाइनेज को स्टॉप करना है। थर्ड वन ऑप्शन है रिड्यूस द यूरोकाइनेज एडमिनिस्टर हिपेरिन। हिपेरिन तो कतई एडमिनिस्टर नहीं करवाना, क्योंकि हिपेरिन भी क्या करता है? ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, ब्लीडिंग के रिस्क को इंक्रीज करता है, और ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है स्टॉप द यूरोकाइनेज एंड कॉल द डॉक्टर। यानी यूरोकाइनेज को स्टॉप करके इमीडिएटली क्या करना है? अपने को डॉक्टर को कॉल करना है। ये नर्स की क्या होगी? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन बी के अंदर भी स्टॉप द यूरोकाइनेज, ऑप्शन डी के अंदर भी है, बट साथ साथ इसके अंदर एक और एडिशनल पॉइंट दिखा है कि डॉक्टर को भी क्या करना है? अपने को कॉल करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्टॉप द यूरोकाइनेज एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट हैज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर। एक क्लाइंट है जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। देने के पीछे रीजन क्या है? स्टमक के अंदर एसिडिटी हो रखी है। उस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए क्लाइंट को क्या दिया जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट दिया जा रहा है। तो चार जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से नर्स कौन सी चीज़ को सबसे पहले असेस करेगी? तो बात करें जैसे किसी भी क्लाइंट को अगर कैल्शियम चल रहा है, कैल्शियम देते हैं, तो वो रिजिडिटी कॉज करता है। रिजिडिटी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी मसल्स का उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले नर्स जिस पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट चल रहा है उसको असेस किसके लिए करेगी? कॉन्स्टिपेशन के लिए। रीजन क्या है कि कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो सकता है? जो स्मूथ मसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, उसके अंदर स्पाज्म हो सकता है ताकि मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो वो क्या कॉज करेगा? कॉन्स्टिपेशन। हाइपरफॉस्फेटीमिया उसकी वजह से नहीं होगा, डायरिया भी उसकी वजह से नहीं होगा। कई केसेस के अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर चलता है तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट अपने को हाइपोमैग्नीसीमिया जरूर देखने को मिल सकता है। यानी MgSO4 जो होता है वो और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। बट यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, सबसे प्रायर साइन की बात हो रही है। तो फर्स्ट जो साइन है जिसके लिए नर्स असेस करेगी वो कौन सा होगा? कॉन्स्टिपेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कॉन्स्टिपेशन। चलिए अपन बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन हैज बीन ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच स्टेटमेंट इफ मेड बाय द नर्स ग्रेजुएट नर्स इंडिकेट ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन। एक क्लाइंट है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, यानी लंग्स के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी वेन के अंदर जो है एम्बोलस बन गया, थ्रोम्बस बन गया, क्लोट बन गया। उस पेशेंट को हिपेरिन दी गई है। अब हिपेरिन को लेके कौन सी चीज़ ऐसा कमेंट करेगी नर्स जिस कमेंट को सुन के अपने को ये लगेगा कि हिपेरिन देने के बारे में नर्स को नॉलेज जो है वो नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आई विल एडमिनिस्टर द मेडिकेशन 1 to 2 इंच अवे फ्रॉम द अम्बलिकस। नर्स ने बोला कि मैं क्या अम्बलिकस के 1-2 इंच ऊपर नीचे जो है वो हिपेरिन एडमिनिस्टर करवा सकती हूँ? हाँ, राइट है। जनरली हिपेरिन जो होता है उसका देने का सबसे बड़ा अच्छा जो रूट होता है, मोस्ट कॉमन रूट होता है सबक्यूटेनियस रूट। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वो जनरली हिपेरिन जो एडमिनिस्टर करवा सकती है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी के अंदर भी यही चीज़ कह रही है वो कि एब्डोमेन के अंदर क्या एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। थर्ड वन ऑप्शन है आई विल चेक द प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिफोर एडमिनिस्टरिंग द मेडिकेशन। जब भी आप बार बार मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाते हो तो आपको बार बार प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो चेक नहीं करना है।
फर्स्ट वन थिंग तो ये कि ये ऑप्शन उसका गलत है कि अगर वो ऐसा बोल रही है कि जब जब मैं दवाई दूंगी तब तब मैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करूंगी। सेकंड वन थिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो चेक कब किया जाता है? जनरली वारफेरिन टॉक्सिटी में किया जाता है। अगर पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है तो हिपेरिन वाले केस के अंदर अपन कौन सा टाइम जनरली चेक करते हैं? एपीटीटी। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम होता है, एपीटीटी जो होता है, वो अपने को जनरली चेक करना होता है। तो अपने को क्या क्या चेक करना पड़ेगा? एपीटीटी चेक करना पड़ेगा अगर पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है तो। वारफेरिन वाले केस के अंदर पीटी चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है अगर नर्स ऐसा बोल रही है कि बार बार मेडिकेशन देने से पहले मैं क्या चेक करूंगी? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि अपने को लेक देखनी, कमी देखनी कि कहाँ कमी है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है, नर्स को बार बार प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है चेक नहीं करना हिपेरिन देने से पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अपन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज टू करेक्टली assess the oxygen saturation level the monitor may be placed on। मीन्स मॉनिटर की बात करिए तो अपन यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर से ले सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें तो मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रखी है, यानी यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ पल्स ऑक्सीमीटर अपन नहीं लगा सकते। जनरली यहीं लगाते हैं, जो लोब एंडिंग होती है, टिप एंड होता है फिंगर का, वहीं लगाते हैं। अब पेरिफेरल वास्कुलर यानी पेरिफेरल जो वेसल्स हैं उनके अंदर कोई भी डिजीज हो गई जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंपेयर है, तो ब्लड सप्लाई इंपेयर तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो SpO2 जो है वो क्या आएगा? सही नहीं आएगा, गलत आएगा। इसलिए प्रीफरेबल जो साइड होती है, सबसे पहले याद रखने की बात, बार बार पूछा भी जाता है, उसके लिए सबसे प्रीफरेबल साइड जो होती है वो क्या होती है? ईयर लोब। अगर अपन फिंगर टिप पे नहीं लगा रहे तो सबसे मेजर साइड जो होती है वो क्या होगी? ईयर लोब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ईयर लोब। यानी एंकल, हिप, चिन के ऊपर अपन जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो नहीं लगा सकते। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ईयर लोब, ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। एक क्लाइंट है जिसको नर्स ट्रीट कर रही है, हाइपरटेंशन वाले को, उसकी केयर करी जा रही है, उसके वाइटल साइन चेक किए गए। वाइटल साइन चेक किए गए तो पाया गया कि बीपी 140/50 है, पल्स रेट 120 है, रेस्पिरेशन 36 है और टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा है, 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो नर्स सबसे पहले इनिशियल एक्शन में क्या करेगी? फर्स्ट वन, कॉल द डॉक्टर, recheck the vital sign, obtain arterial blood gases analysis in ABG। ऑप्शन डी है obtain the ECG। देखिए ऑप्शन सी और डी जो है वो तो बिना डॉक्टर के ऑर्डर के अपने को नहीं करने, तो ऑप्शन सी और डी तो डायरेक्टली कट हो रहे हैं, ये तो दोनों गलत ऑप्शन है। बात रही दो ऑप्शन की, कॉल द डॉक्टर, रीचेक द वाइटल साइन। अगर वाइटल साइन अपन रीचेक करेंगे तो हो सकता है कि टाइम वेस्ट हो, उसके अंदर पेशेंट को जान जाने का खतरा भी रह सकता है। सारे वाइटल साइन अब नॉर्मल है, रेस्पिरेशन रेट भी अब नॉर्मल है, पल्स भी अब नॉर्मल है, टेकिकार्डिया टेकिपनिया पेशेंट को ऑलरेडी हो रखा है। इसके अलावा पल्स प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इमीडिएटली अपने को क्या करना है? डॉक्टर को कॉल करना है। नर्स की पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी डॉक्टर को कॉल करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। यानी डॉक्टर को कॉल करने के बाद अगर डॉक्टर बोल रहा है कि ABG भेजो, ECG करो या वाइटल साइन दोबारा चेक करो, वो बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सबसे पहला जो इनिशियल एक्शन होगा वो क्या होगा? कॉल डॉक्टर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट विद फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट फॉर डिस्चार्ज। द क्लाइंट शुड बी टॉट टू अवॉइड। एक क्लाइंट है जिसका फीमोरल पोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट हुआ है, उसका डिस्चार्ज अपने को करना है। डिस्चार्ज करने से पहले क्लाइंट को क्या पढ़ाना, क्या सिखाना है कि इस चीज़ को वो अवॉइड करे, वो चीज़ वो ना करे। ऑप्शन देखिए, यूजिंग ए रिक्लीनर टू रेस्ट। रिक्लीनर है वो रेस्ट के लिए काम में वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा रेस्टिंग इन ए सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन के अंदर वो आराम कर सकता है, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में सिटिंग इन ए स्ट्रेट चेयर, स्ट्रेट चेयर के ऊपर वो नहीं बैठ सकता। रीजन क्या है? यानी ये सपोज मान के चलो कि ये कोई भी स्ट्रेट जो चेयर है वो है, स्ट्रेट चेयर के ऊपर अगर वो बैठा है तो जब भी घुटने हैं वो जब भी फोल्ड होते हैं, जहाँ पोप्लाइटल फोसा है, जहाँ ग्राफ्ट बना है, वो पोप्लाइटल फोसा क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा और उस कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगी? ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है नीचे के पेरिफेरल एरिया के अंदर। नीचे के पैरों का या एरिया जो है उनके अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ नेक्रोसिस होने के, एस्सीमिया होने के चांसेस जो हैं वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। अगर नेक्रोसिस बढ़ रहा है
तो उस चीज़ से बचने के लिए पेशेंट को अवॉइड करना है कि वो स्ट्रेट चेयर पे ना बैठे। तो ये चीज़ उसको बतानी है कि जो भी स्ट्रेट चेयर है उसके ऊपर वो कम सिटिंग ना करे, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिटिंग इन अ राइट चेयर शुड बी अवॉइडेड इन केस ऑफ फीमोरल पॉप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड एंटी थ्रोम्बोलिक स्टॉकिंग टू बी अप्लाइड to the leg of the client with peripheral vascular disease. The nurse know antithrombotic stocking should be applied. यानी एक क्लाइंट है जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो रखी है और उसको एंटी थ्रोम्बोलिक स्टॉकिंग दी गई है। एंटी थ्रोम्बोलिक स्टॉकिंग मीन्स वो स्टॉकिंग जो पहनने से वेन या आर्टरी कंप्रेस हो रही है, ब्लड रुक नहीं रहा है, और ब्लड एक जगह रुकने की वजह से ब्लड के अंदर क्या नहीं बन रहा? थ्रोम्बस नहीं बन रहा। वो कौन से स्टॉकिंग होती है? एंटी थ्रोम्बोलिक स्टॉकिंग होती है। तो उसके लिए सही टाइमिंग कौन सा है? ऑप्शन ए, बिफोर राइजिंग इन द मॉर्निंग विद द क्लाइंट इन ए स्टैंडिंग पोजिशन, आफ्टर बाथिंग एंड अप्लाइंग पाउडर, बिफोर रिटायरिंग इन द इवनिंग। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा जब भी मॉर्निंग में वो बेड से उठता है, उस मॉर्निंग टाइम उठने से पहले उसको क्या लगाना है? रिस्टॉकिंग लगाना है, स्टॉकिंग लगाना है, ताकि वेन या आर्टरी कंप्रेस रहे और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिफोर राइजिंग इन द मॉर्निंग। जब भी वो सुबह उठेगा उससे पहले स्टॉकिंग लगाना, ताकि कंप्रेशन जैसे बना रहेगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहेगी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नर्स हैड रिसीव्ड the shift report and is preparing to make a round. The client should be seen first. यानी एक नर्स है जिसने सुबह सुबह मॉर्निंग राउंड शिफ्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है और राउंड उसको लेना है, या राउंड वहाँ चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट पूछा है, सबसे पहले कौन से पेशेंट को अटेंड करेंगे? 4 पेशेंट अपने को ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला पेशेंट, एक क्लाइंट विद हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म विद एन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 99। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 99 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है, ब्लड सप्लाई मेंटेन है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जान जरूर जा सकती है, वो भी कब? जब वो रप्चर हो जाए। अदरवाइज यहाँ जान का खतरा इमीडिएट नहीं है। ऑप्शन बी, द क्लाइंट 3 डे पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट विद टेम्परेचर ऑफ 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ जो है वो इन्फेक्शन को डिनोट जरूर करेगा। अगर फीवर बढ़ा हुआ तो मे भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट इन्फेक्शन से भी पेशेंट की इमीडिएट जान नहीं जा सकती, जान का खतरा नहीं है कि इमीडिएटली जान चली गई। ऑप्शन सी है, द क्लाइंट एडमिटेड 1 आवर अगो विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसका सैचुरेशन डाउन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को, अगर अपन प्रायोरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अपन ABC से, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले ए आएगा। ये सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? एयरवे के अंदर क्या आ रहा है? ब्रीथिंग आ रहा है। तो अपने को सबसे पहले उस क्लाइंट को एडमिट करना है या उस क्लाइंट को अटेंड करना है, उस क्लाइंट का राउंड सबसे पहले लेना है जिसको जान को खतरा इमीडिएटली है। तो सबसे पहले नर्स कौन से क्लाइंट को देखेगी? वो क्लाइंट जो 1 घंटे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन से आया है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट रिटर्न टू रिकवरी रूम फॉलोइंग रिपेयर ऑफ एन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म विच फाइंडिंग वुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी एक क्लाइंट है जिसको एब्डोमिनल एन्यूरिज्म ठीक किया गया है, रिपेयर किया गया है, वो क्लाइंट रिकवरी रूम में आया है। फॉलोइंग से 4 चीज़ें उस देखने को मिली है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है? फर्दर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवाना जरूरी है। फर्स्ट वन, पेडल पल्स रेगुलर। अगर पेडल पल्स रेगुलर है मीन्स आर्टरी सही से कनेक्ट हुई है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए अपने को पल्स थोड़ी धीमी सुनाई दे, फील हो, उसके बाद धीरे धीरे ब्लड सप्लाई जैसे मेंटेन होती है तो पेडल पल्स रेगुलर दिखा रखी है। यूरिन आउटपुट 20 ml इन पास्ट आवर्स, बीते हुए जो घंटा है उसके अंदर 20 ml यूरिन पास आउट हुआ, ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है। यानी हर जगह, हर बुक के अंदर जहाँ भी अपन पढ़ते हैं लिखा गया है कि 30 ml पर आवर से अगर यूरिन आउटपुट जो है वो कम है तो इमीडिएटली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है कि इन्फॉर्म टू डॉक्टर। यानी ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ अगर इस केस के अंदर ऐसा हो रहा है कि 20 ml से यूरिन कम है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म से पेशेंट को ट्रीट किया गया है, तो मतलब आर्टरी जो है वो सही से कनेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से किडनी जो थी, किडनी का परफ्यूजन या किडनी की जो ब्लड सप्लाई थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई।
और उस डिक्रीजमेंट की वजह से यूरिन आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 30 ml से कम आ रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर है कि किडनी के अंदर क्या हो सकता है, इसकी वजह से नेक्रोसिस भी हो सकता है, वहाँ नेफ्रॉन जो है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन वहाँ अपने को देखने को ना मिले। तो सबसे पहली कंडीशन, अब नॉर्मल कंडीशन जो है वो क्या होगी, ऑप्शन बी, अगर यूरिन आउटपुट 20 ml से कम है जो अपने को इमीडिएटली चेक करना है। ब्लड प्रेशर ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 97 है तो ओके है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज डूइंग बाउल एंड ब्लैडर रिटर्निंग फॉर अ क्लाइंट विद पैराप्लेजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर द नर्स टू कंसीडर। एक पेशेंट है पैराप्लेजिया का मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटीज काम नहीं कर रही, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर पैरालिसिस हो रखा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के पैरालिसिस हो रखा है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है रीट्रेनिंग जब इसको करवाई जा रही है बाउल की और ब्लैडर की, यानी बाउल मूवमेंट और ब्लैडर एक्टिविटी जो है उसके लिए रीट्रेनिंग करवाई जा रही है कि वो प्रॉपर काम करते रहें, उसके लिए उसको नॉट अ फैक्टर, कौन सी चीज़ करनी जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए डाइट्री पैटर्न जरूरी है। अगर वो सॉफ्ट डाइट लेगा, लिक्विड डाइट लेगा, फाइबर डाइट लेगा तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। मोबिलिटी, कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहेगा तो भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, मूवमेंट जो है बाउल मूवमेंट है या ब्लैडर मूवमेंट अच्छे रहेंगे। इसके अलावा कंटिन्यूसली फ्लूइड इंटेक करता रहेगा तो भी डाइट जो लिक्विफाई रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम दोनों प्रॉपर वर्क करेंगे। सेक्सुअल फंक्शन इतना ज़रूरी नहीं है, यानी सेक्सुअल फंक्शन बाउल और ब्लैडर रिटर्निंग के अंदर कोई कंपलसरी फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द सेक्सुअल फंक्शन, यानी सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर अपने को जनरल ध्यान नहीं देना है, बाकी ये ऊपर वाले तीनों चीज़ें जो हैं वो उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 20-year-old is admitted to the rehabilitation unit following a motorcycle accident. Which would be the appropriate method for measuring the client for crutches? एक क्लाइंट है जिसको मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, वो रिकवर कर रहा है इस क्रचेस लगाने मीन्स उसके पैर कहीं काम नहीं कर रहे, चोट लगी हो सकती है, प्लास्टर बंधा हुआ हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से क्रचेस का सहारा लेना है। क्रचेस जिसको अपन जनरली भाषा के बैसाखी बोलते हैं। तो अब क्रचेस का मेजरमेंट लेना है, अपने को माप लेना है, तो वो माप कहाँ से लेके कहाँ तक लेंगे। जनरली क्रचेस जो होते हैं उनको मापा जाता है, एक्जिला का जो एंड होता है, जो एंगल बनता है उससे 3 इंच नीचे से लेके जो फुट एंड होता है, नीचे का जो एंड होता है वहाँ तक अपने को मेजर करते हैं। वो क्रचेस जो सही आते हैं ताकि अपनी जो एंगल है एक्जिला का वो उस पर सही से होल्ड हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी एक्जिला है उसके जस्ट 3 इंच नीचे से अपने को क्या करना है, मेजर करना है, और कहाँ तक, जो सरफेस एरिया है फुट एंड जो है वहाँ तक अपने को मेजर करना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मेजर 3 इंचेस अंडर द एक्जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट फॉलोइंग ए सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट मीन्स क्या हो रखा है, उसको स्ट्रोक हो रखा है, ब्लड सप्लाई बंद हो गई ब्रेन की। विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन, कौन सा पोर्शन ब्रेन का जिम्मेदार है टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए और हियरिंग के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीपिटल। देखो ऑक्सीपिटल जो लोब होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, जनरली विजन के लिए, यानी आई जो होती है, ऑप्टिक नर्व जो होती है वहीं से आई जो होती है, तो विजन के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें अपन फ्रंटल लोब की, फ्रंटल लोब जो होता है वो कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक जजमेंट है, इसके अलावा थिंकिंग है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है वो जिम्मेदार होता है टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए भी। तो अगर टेस्ट और स्मेल के हियरिंग के लिए यही पूछा कि कौन सा लोब, कौन सा पोर्शन जिम्मेदार है, तो राइट आंसर क्या होगा, टेम्पोरल लोब इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्मेल एंड हियरिंग। अगर स्ट्रोक की वजह से इस एरिया के अंदर कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो अपने को क्या नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं आएगा, स्मेल भी सही से नहीं आएगा और हियरिंग भी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रहनी चाहिए कि विजन किसकी वजह से होता है और कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कौन से लोब के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। तो ये था अपने आज का क्वेश्चन सेशन, एक छोटा सा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन ने आज डिस्कस किए। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़े रहे हैं और एप्लीकेशन कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड जरूर करें। आने वाले जो टाइम है नॉसेट एग्जाम तक, उस तक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और
का सेशन अपन कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।